ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। परिसीमन की कसौटी। अब देखिए, परिसीमन के गठन की बातें हो रही है ना, तो परिसीमन का गठन होगा तो जो आपकी सीटें हैं, लोकसभा की हों, विधानसभा की हों, ये बढ़ेंगी। और इसी को लेकर विवाद भी हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर तय होती है ना। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो आपको 80 सीटें देखने को मिलेंगी। और वहीं तमिलनाडु चले जाइए तो 39 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और ऐसा माना जा रहा है कि परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में भारी सीटों का इजाफा होगा और तमिलनाडु में ना के बराबर सीटें बढ़ेंगी। इसीलिए तमिलनाडु विरोध भी कर रहा है कि भैया, हमने जनसंख्या पर नियंत्रण पाया है, हमने योजनाएं चलाई, उसे रोका है जनसंख्या को बढ़ने से, और आप हमें फायदा नहीं दे रहे हैं, आप हमें इनाम नहीं दे रहे हैं, हमें एक तरह से दंड दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं हमारी सीटें कम करके। तो लोकसभा सीटों के परिसीमन पर बहस जारी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर ही नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया कि परिसीमन प्रक्रिया से दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं होगा और सरकार किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होने देगी। उन्होंने सीटों में वृद्धि होने पर उचित हिस्सेदारी का वादा किया। फिर भी वाक युद्ध जारी है। परिसीमन संविधानिक उत्तरदायित्व है और परिसीमन संविधानिक उत्तरदायित्व संविधान के अनुच्छेद 82 में उल्लिखित है। प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। और देखिए, अगर हम बात करें किसकी, आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के इन चुनाव की देखभाल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और जो आप देखते हैं कि जनगणना की बात होती है तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। व्यवस्थित नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी। संविधान की बात करें तो 26 नवंबर 1949 में आपका संविधान आ चुका था कुछ प्रावधानों के साथ। तो 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था, तो 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान में जनसंख्या को ही सीटों के निर्धारण का मुख्य आधार बताया गया। इसलिए प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन का प्रावधान है। परिसीमन का कार्य जनसंख्या परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः समायोजित करना एवं विभिन्न क्षेत्रों के बीच सीटों का समान वितरण सुनिश्चित करना है। और संबंधित कानून के अनुसार परिसीमन का कार्य के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है और अब तक 4 बार इस आयोग का गठन हो चुका है। 1976 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सन 2000 तक लोकसभा सीटें आवंटन और निर्वाचन क्षेत्र विभाजन को 1971 के स्तर पर स्थिर कर दिया था। जो 42वां संविधान संशोधन था ना 1976 में, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जिसे आप लोग कहते हैं, उसी की बात हो रही है। फिर 2001 में इसे 2026 तक 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में परिवर्तन किए बिना 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की कार्रवाई चली थी और कम आबादी वाले राज्यों की जनसंख्या आधारित परिसीमन प्रक्रिया से अलग किया गया। केवल जनसंख्या आधारित परिसीमन पर्याप्त नहीं है, भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण है। देश के कई राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का आकार बहुत बड़ा है। कोई पूर्णकालिक सांसद भी अपने क्षेत्र का दौरा पूरे साल में भी नहीं कर सकता है। परिसीमन का कार्य केवल जनसंख्या के अनुसार सीटों का पुनः संयोजन ही नहीं है, कायदे से यह देखा जाना चाहिए कि क्या लोकसभा की सीटें घटाने या बढ़ाने से संसदीय कार्यवाही की गुणवत्ता बढ़ेगी। क्या इस परिसीमन से देश की विकास दर बढ़ेगी। क्या आप देखते हैं कि परिसीमन की कसरत से जनप्रतिनिधि का कार्य सरल होगा। लोकसभा की सीटें बढ़ा या फिर घटा देने से व्यवस्था में किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बेशक जनसंख्या ही जनप्रतिनिधित्व का आधार है और यह सब जानते हुए कि जनसंख्या आधारित परिसीमन पर स्टालिन हमलावर है, लेकिन उन्होंने भी जनसंख्या आधारित परिसीमन की ही मांग की है। उनके अनुसार 1971 की जनगणना का आंकड़ा ही मार्गदर्शी होना चाहिए।
और उनकी सारी चिंताएं राजनीतिक हैं, उनका गुस्सा भी राजनीतिक है, राजनीतिक है, मांगे भी। और एक विचार यह भी कि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या स्थिर करने का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण प्रोत्साहन था। और आप देखेंगे जनसंख्या आधारित परिसीमन संविधान की अपेक्षा है, आदर्श प्रतिनिधित्व समय की मांग है। इसके लिए जनसंख्या के साथ ही विकास सूचकांक और अर्थव्यवस्था को गति देने वाले समूहों और शासन की गुणवत्ता भी विचारणीय विषय हो सकते हैं, और विशिष्ट संस्कृति वाले क्षेत्र भी आधार बनाए जा सकते हैं। जनप्रतिनिधित्व लोकतंत्र की का आत्मा है। लगभग 15 से 20 लाख मतदाता लोकसभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। लोकसभा में सीटों का आवंटन राज्य के मतदाताओं की संख्या के आधार पर होना चाहिए। वंचित वर्ग तमाम अभाव में जीवन यापन करते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार SC ST के लिए आरक्षित सीटों का आवंटन भी परिसीमन आयोग की जिम्मेदारी है। जनसंख्या में बदलाव का प्रभाव पड़ता है, और परिसीमन आयोग संवैधानिक संस्था है, यह निर्वाचन आयोग के साथ काम करता है। बहुत संभव है कि कुछ दलों को आयोग का निर्णय कम अच्छा लगे, बावजूद इसके लोकसभा के लिए सीटों का समायोजन महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में राजनीतिक बयानबाजी उचित नहीं होती है, और यहाँ इस या फिर आप देखिए उस राज्य में सीटों का घटना बढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। किसी दल या समूह की चुनाव संभावना भी देखना नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय एकता अखंडता, लेकिन यह सब जानते हुए भी उत्तर दक्षिण की अलगाववादी बयानबाजी जारी है। वर्ष 1913 से अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीटों की संख्या 435 तक सीमित रही है। अमेरिका में हर जनगणना के बाद परिसीमन होता है। समान अनुपात की विधि से राज्यों के बीच सीटों का समायोजन होता है। वर्ष 2020 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजन हुआ, लेकिन 37 राज्यों की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अमेरिकी राज्य भारतीय राज्य से भिन्न है। अमेरिकी राज्यों के समझौते से बना राष्ट्र राज्य है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 720 सदस्यों वाली यूरोपीय संसद में सीटों की संख्या को 27 सदस्य देशों के बीच विभाजित किया गया है। और आप देखिए जनसंख्या बढ़ने पर सीटों की संख्या का अनुपात बढ़ता है। डेनमार्क में 4 लाख की औसत आबादी और जर्मनी में 8.6 लाख की औसत आबादी पर जनप्रतिनिधित्व बनते हैं। परिसीमन का मुद्दा केवल राजनीतिक कारणों से विवाद में है। ऐसी चिंता दूर करने के लिए ये आप देखते हैं कि सहमति बनाने के प्रयास होते रहेंगे, और इसलिए संवैधानिक समीक्षा पैनल की स्थापना की जा सकती है। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व कारकों के बारे में वैकल्पिक विचार पर चिंतन जरूरी है, और जन अपेक्षा है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ये आप देखते हैं कि तथ्य तर्क के आधार पर श्रेष्ठ नतीजे पर पहुंचेंगे। लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल देखने को मिल जाएंगी आपको। संदेह के बीज बोने की कोशिश। अमेरिका की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित वापसी के पीछे उनके नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा की अहम भूमिका रही है। ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आधुनिक विश्व के इस सबसे पुराने लोकतंत्र की चुनावी विसंगतियों को सुधारने के लिए कोई संकेत नहीं दिए। यही चुनावी विसंगतियां अक्सर अमेरिका में चुनावी परिणाम को लेकर विवादों को जन्म देती हैं, और यहां तक कि ट्रंप भी इस चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन सत्ता संभालने के बाद भी इसमें सुधार के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। अमेरिकी चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी विसंगति तो यह है कि उसका कोई मानकीकरण नहीं है। इस मोर्चे पर उसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की चुनावी प्रणाली की ओर देखना चाहिए, और अमेरिका में कोई संघीय चुनाव प्राधिकारी संस्था भी नहीं है जो पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया का एक समान नियमन कर सके। इसके उलट भारत में राष्ट्रीय चुनाव कानून के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग जैसी केंद्रीय चुनावी प्राधिकरण संस्था भी है जो संवैधानिक अधिकारों से सशक्त है। इसके अलावा भारत में देश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही विधि से मतदान कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम जैसी व्यवस्था भी है। यह मशीन कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी उपयोगी होने के साथ ही कुछ ही घंटों में परिणाम का आकलन करने में सक्षम है। अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया अस्त व्यस्त एवं अराजक है। विभिन्न राज्यों में आप देखिए मतदान से लेकर मतगणना को लेकर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। हर काउंटी के भी अपने चुनाव कानून हैं जो अलग अलग तरीके से मतदान प्रक्रिया को संचालित करते हैं। कई जगहों पर मतपत्र की व्यवस्था है जहां मतदाताओं को अपनी पसंद दर्शाने के लिए मार्क कर दिया जाता है,
और भी चुनाव चिन्हों का उपयोग नहीं करते हैं। कुछ काउंटी में मतपत्रों के साथ एक मशीन के माध्यम से अपनी पसंद को दर्शाने का प्रावधान है। सन 2000 तक मतदाताओं से उनकी पसंद के प्रत्याशी के नाम पर पंच करने के लिए कहा जाता था। इससे भी अजीब तो यह लगेगा कि कहीं लीवर पंच करके भी मतदान की व्यवस्था रही है। कुछ समय पहले तक पंच करने को लेकर भी राज्यों में अलग अलग व्यवस्था थी। टेक्सास में बैलेट को इस तरह पंच करना अनिवार्य रहा, उसमें पूरा छेद हो जाए, अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है तो मत की गिनती नहीं होती है। इसके उलट फ्लोरिडा में बैलेट को पंच करने की व्यवस्था अपेक्षाकृत उदार रही है और जहां आंशिक चिन्ह से भी काम चल जाता। इसी को लेकर सन 2000 के चुनाव में जॉर्ज बुश जूनियर और अल गौर के बीच चुनावी लड़ाई अदालत की देहरी तक पहुंच गई थी और अंतिम निर्णय आने में कई दिन लग गए थे। इस वाक्य के करीब 25 साल गुजर जाने के बाद भी अमेरिका में चुनाव सुधार की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। जो संस्थाएं अस्तित्व में भी आई तो उनकी भूमिका सलाहकार के रूप में ही सीमित होकर रह गई। एक अदालत के आकलन के अनुसार करीब 70% मतदाता मतपत्र, 23% पसंद को दर्शाने वाली मशीन और शेष 7% इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में से मतदान करते हैं। मतपत्रों से चुनाव कराने को लेकर भी अलग अलग राज्यों में अपनी व्यवस्था है। नियत समय से पूर्व मतदान के भी तरह तरह के स्वरूप मौजूद हैं। यहाँ तक कि एक राज्य के अलग अलग इलाकों में भी एक समान व्यवस्था नहीं है। जैसे टेक्सास में मतदाता ईवीएम से वोट देंगे या मतपत्र से, या उनके निवास स्थान से निर्धारित होगा कि वे कहाँ रहते हैं। अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तट के समय में अंतराल भी चुनावी विसंगतियों को बढ़ाता है। जैसे न्यूयॉर्क में शाम 6 बजे मतदान संपन्न हो जाता है तो टीवी चैनल एग्जिट पोल दिखाने लगते हैं और उस समय तक कैलिफोर्निया में मतदान के 5 घंटे शेष रह जाते हैं। यह मतदाताओं के मानस को प्रभावित करने का काम करता है। इसके स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की संकल्पना को क्षति पहुंचाते हैं। और इसके उलट भारत में लोकसभा चुनाव का परिणाम मतगणना के दिन शाम तक करीब करीब तय हो जाता है और इसी तरह विधानसभाओं के चुनाव नतीजे तो दोपहर तक ही स्पष्ट हो जाते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का फैसला होने में कई दिन तक लग जाते हैं और उसके बाद भी विवाद की आशंका बनी रह जाती है। और डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआती रुझान के आधार पर ही अपनी जीत का ऐलान कर दिया था, लेकिन औपचारिक घोषणा में कई दिन लग गए थे क्योंकि तमाम राज्यों में मतगणना की प्रक्रिया जारी थी। इस प्रकार देखें तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और चुनाव की कसौटी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत पूरे संसार में सिरमौर दिखाई पड़ता है। इस मामले में अमेरिका हमसे मीलों पीछे है। उसे भारत की बराबरी करने में न केवल बहुत समय लगेगा बल्कि इसके लिए उसे बहुत प्रयास भी करने पड़ेंगे। यह निराशाजनक है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में नए कीर्तिमान स्थापित करने के बावजूद भारत में ही कुछ लोग और विशेष रूप से राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाने से बाज नहीं आते। इसके लिए कभी मतदाता सूची, कभी मतदान पहचान पत्रों के दोहरे क्रमांक के मसले उठाते, कभी ईवीएम को लेकर लोकतांत्रिक मामलों के विशेषज्ञ वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है ए सूर्यप्रकाश। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और हमारे देश में आप देखते हैं कि वही पार्टी ईवीएम के खिलाफ जाती है और चुनाव पर सवाल खड़े करती है जो हार जाती है। और आप देखते हैं कि बीजेपी ने भी ईवीएम के खिलाफ देश भर में रैलियां की किताबें लिखी उनके नेताओं ने। आज आप देखते हैं कि वो उसका सपोर्ट करती है और कांग्रेस विरोध कर रही है। ऊर्जा सत्संग सुखों का असागर है। इसमें गोता लगाने से विवेक, बल, प्रज्ञा, आनंद और संतोष रूपी अक्षत धन संपदा प्राप्त होते हैं। तो सत्संग से ही मानव मन को शीतलता की प्राप्ति होती है। सत्संग के रसापान से वाणी की कटुता मिष्ठास में परिवर्तित होती है। सत्संग मनुष्य को काम, क्रोध, मोह, मद, मोह और लोभ आदि बुराइयों के पास से मुक्त बनाता है। सत्संग असत्य मार्गी को सत्य मार्गी बनाता है। यह सारे दुख, निराश्र और अशांति की अचूक औषधि है। सत्संग से सकारात्मकता का विकास और नकारात्मकता का समन होता है। यह ज्ञान, भक्ति, आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। सत्संग सत्य व्यवहारी और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त किए जाने का सुमार्ग है। रामचरितमानस में कहा गया है कि जैसे पारस के संपर्क में आने से लोहा स्वर्ण धातु में बदल जाता है, उसी प्रकार कुमार्गी भी सत्संग मार्गी बनकर सुमार्गी बन सकता है। और ईश्वरीय विधान है कि ईश्वर कृपा मनुष्य की इच्छा अनुकूल ना होकर मनुष्य के अच्छे के लिए जो अनुकूल होती है। सत्संग प्राप्ति को माता के गर्भ में शिशु की ईश्वर से की गई प्रार्थना का प्रतिफल कहा जाना चाहिए। सत्संग की महिमा का वर्णन रामचरितमानस में हनुमान जी के लंका प्रवेश के समय द्वार रक्षिका लंकिनी ने इस प्रकार किया था कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग तूल न ताही सकल में मिली जो सुख लव सत्संग। यानी स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को तुलना के एक भाग में रख दिया जाए और दूसरी ओर सत्संग का एक छोटा अंश
ही रख दिया जाए तब भी दूसरा भाग भी भारित हो रहेगा। इसके लिए आप देखिए जीवन में जब जहाँ जितना और जैसा सोयोग सत्संग के लिए सुलभ हो जाए तो उसे निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए। चित्त में सत्य प्रवृत्तियों के जागरण और चिर आनंद के लिए सत्संग से बढ़कर कोई अन्य आश्रय नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देख लीजिए पाकिस्तान को आईना। एक ऐसे समय में जब पाकिस्तान असंतोष, अराजकता और अस्थिरता से ग्रस्त है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह उल्लेख किया कर बिल्कुल सही किया कि उन्होंने इस पड़ोसी देश से शांतिपूर्ण संबंध कायम करने के लिए अनेक प्रयास किए थे, लेकिन वहां के शासकों ने मित्रता की इस पहल को समझने से इनकार करते हुए भारत को हर बार धोखा देने का ही काम किया है। जाने माने कंप्यूटर विज्ञानी लेक्स फ्रीडमैन के साथ ब्रॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की जो आईना दिखाया उसकी आवश्यकता इसलिए भी थी क्योंकि वह अभी भी पुराने रास्ते पर चल रहा है। हालांकि इसके नतीजे में उसका नुकसान ही हो रहा है, लेकिन वह अपनी भूलों को समझने और सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। वह भारत को नीचा दिखाने की सनक में से इस हद तक ग्रस्त है कि वो यह भी नहीं देख पा रहा है कि उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दुर्दशा बढ़ती चली जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसे हर दिन फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। एक समय वह हर क्षेत्र में भारत का मुकाबला करने की कोशिश करता था, लेकिन आज वह मुकाबला से ही बाहर हो गया है। प्रधानमंत्री ने यह सही कहा है कि एक ना एक दिन पाकिस्तान को सद्बुद्धि आएगी, लेकिन यह कहना कठिन है कि ऐसा कब होगा। और जब ऐसा नहीं होता तब तक आप देखते हैं कि पाकिस्तान से भारत को सतर्क रहना होगा। ये 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। और यह सही है कि पाकिस्तानी जनता का एक वर्ग अपने शासकों को भूलों का आभास करने लगा है, और लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी भारत विरोधी रवैये का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं है। यदि पाकिस्तान अनेक संकटों से दो चार होने के बावजूद भी भारत से राजनयिक संबंध सामान्य करने और व्यापार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो इससे सब उसके शासकों के वैर भाव का भी पता चलता है। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और पंजाब में अशांति फैलाने की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। यह भी किसी से छिपा नहीं कि उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग में आतंकियों के अड्डे चल रहे हैं, चूंकि पाकिस्तान अभी भी अपने आतंकी ढांचे के जरिए भारत को क्षति पहुंचाने की कोशिश करता रहता है, भारत में अलगाववादी तत्वों की मदद करता रहता है। इसलिए उस पर निगाह रखना आवश्यक है। निगाह इसलिए और भी रखनी होगी क्योंकि कट्टर इस्लामिक तत्वों को पालने पोसने का काम वह पहले ही की तरह कर रहा है। पाकिस्तान का यह रवैया यही बताता है कि वह सुधरने के लिए तैयार नहीं है। इन परिस्थितियों में उचित यह होगा कि भारत इस पर विचार करे कि पाकिस्तान के अतिरिक्त अन्य दक्षिण एशियाई देशों का सहयोग लेकर इस क्षेत्र को कैसे शांति, समृद्धि और स्थिरता की ओर ले जाया जाए। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए। स्वास्थ्य विभाग का रोग। मध्य प्रदेश में आप देखिए स्वास्थ्य विभाग की अपनी समस्याएं हैं और इसी वजह से स्वास्थ्य का सरकारी तंत्र अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाता। इसमें सबसे बड़ी समस्या डॉक्टरों के खाली पड़े पदों से संबंधित है। इसके अलावा संसाधनों की कमी और प्रबंधन, आप देखते हैं कि प्रबंधन की अपनी समस्याएं हैं। अस्पतालों के प्रबंधन को लेकर भी आए दिन विसंगतियां सामने आती हैं। डॉक्टरों का एक पक्ष मानता है कि उनसे उपचार का ही काम करवाना चाहिए। प्रबंधकीय पदों पर वे अपने इस मूल काम के साथ न्याय नहीं कर पाते। इसी को देखते हुए 3 साल पहले लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग कैडर बनाया गया था और इसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और अन्य अधिकारी शामिल किए गए थे और इन लोगों ने प्रबंधकीय कार्य में इच्छा जताई थी। इस कैडर को लेकर अरुचि का यह आलम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के 52 में से 22 पदों पर प्रभारी ही पदस्थ हैं और प्रभार संभालने वाले डॉक्टर जिला कलेक्टर या फिर विभागीय अधिकारी की पसंद होते हैं। ऐसे में योग्यता या अनुभव की अनदेखी हो जाती है और विभाग में असंतोष रहता है। निराशाजनक तथ्य यह भी है कि ज्यादातर पद सेवानिवृत्ति की वजह से खाली हुए हैं और सेवानिवृत्ति से पद रिक्त होने की तिथि ज्ञात होने के बावजूद नई पद स्थापना न हो पाना तंत्र की अरुचि और अनदेखी का प्रतीक है। CMHO, सिविल सर्जन और विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों के पद इसी संवर्ग से भरे जाने थे। इसके लिए योग्यता तय कर इच्छुक डॉक्टरों से हमेशा के लिए इस संवर्ग में जाने के विकल्प मांगे गए। पहले चरण में आप देखिए लगभग 400 पदों पर इस कैडर से पद स्थापना के बाद यह काम रुका हुआ था। प्रबंधकीय पदों पर काम चलाऊ व्यवस्था का परिणाम स्तरीय होना मुश्किल माना जाना चाहिए। अस्पतालों की व्यवस्था सुचारू करना बहुत जरूरी है। चलिए आप लोग मध्य प्रदेश के बारे में बताइए, कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं। देखिए ये मध्य प्रदेश है।
भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री है। मंगू भाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। विकृत सोच से बर्बाद होती जिंदगियां। हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने एसिड अटैक के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह मामला दो बहनों और उन्हें के पिता पर एसिड फेंकने से जुड़ा था। एसिड अटैक पीड़ित को पूरी जिंदगी के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ देता है। एसिड से जले व्यक्ति को हर दिन जो पीड़ा झेलनी पड़ती है, उसकी भरपाई कोई भी आर्थिक मदद नहीं कर सकती। यह समस्या सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में चिंता का विषय बनी हुई है। सबसे ज्यादा एसिड अटैक ब्रिटेन में होते हैं, जहां 2018 में 500 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई। वहां अपराधी गैंगवार में ऐसे हथियारों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस मामले में भारत भी पीछे नहीं है। हमारे देश में हर साल औसतन 100 से ज़्यादा एसिड अटैक की घटनाएं सामने आती हैं। भारत में एसिड अटैक की ज़्यादातर पीड़ित महिलाएं हैं। 2013 में कानून में संशोधन कर एसिड अटैक के दोषियों को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया, लेकिन यह कानून अपराधियों को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं रहा। इसके पीछे एक बड़ा कारण एसिड की आसानी से उपलब्धता है। यह इतनी कम कीमत पर और बिना किसी निगरानी के उपलब्ध है कि कोई भी इसे बिना किसी रोक टोक के खरीद सकता है। गृह मंत्रालय ने 2013 में एसिड की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, और जिसके तहत विक्रेता को खरीदार का नाम, पता और एसिड खरीदने का कारण दर्ज करना अनिवार्य था। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बहुत कम दुकानदार इन नियमों का पालन करते हैं, और प्रशासन की लापरवाही और निगरानी का अभाव इस अपराध को और बढ़ावा देते हैं। एसिड हमलों को रोकने के लिए सिर्फ कानून बनाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि समाज की मानसिकता को बदलना भी जरूरी है। जब तक महिलाओं के प्रति संकीर्ण मानसिकता रहेगी, ऐसे अपराध होते रहेंगे। हमें बच्चों को बचपन से ही यह सिखाना होगा कि क्रोध, ईर्ष्या या बदले की भावना को किसी व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद करने का हथियार नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही एसिड की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए, और हर खरीद का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, और सिर्फ लाइसेंसधारी व्यक्तियों को ही एसिड बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। और आप देखिए, एसिड की अवैध बिक्री को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए जाने चाहिए। इसके अलावा पीड़ितों के पुनर्वास पर भी ध्यान देना होगा। सिर्फ मुआवजा देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि पीड़ितों को बेहतर इलाज, मानसिक सहारा और रोजगार के अवसर मुहैया कराकर उनकी ज़िंदगी फिर से संभालने की कोशिश करनी चाहिए। या आप देखिए, टिप्पणियाँ रहती हैं, देख लिया करिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। ये तुष्टीकरण का हथियार बना मुस्लिम आरक्षण। ये कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा की है ना, उसी की बातें हो रही हैं। ये आप देखिए, कर्नाटक है, बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी, और इसकी सीमा आप देखते हैं कि किस किस से लगती है। ये आप देखिए, गोवा से लगती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। सिद्धरामैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार की कैबिनेट ने सरकारी विभागों में ठेकेदारी निविदाओं में मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिए जाने को मंजूरी दे दी है। इसके पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 7 मार्च को सरकार का बजट पेश किया था। मुख्यमंत्री ने बजट में मुस्लिमों के लिए कई लाभदायक घोषणाएं भी की थी। उनकी घोषणा के अनुसार सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों में से 4% सब्सिडी 2B के तहत मुसलमानों के लिए आरक्षित होंगे। सरकार ने यह भी कहा कि मुस्लिम लड़कियों के लिए 15 महिला कॉलेज खोले जाएंगे, और इनके निर्माण पर सरकार पैसा खर्च करेगी। मौलवियों को 6,000 रुपये मासिक भत्ता देने की भी व्यवस्था इस बजट में की गई है। कर्नाटक सरकार के बजट में दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए समुचित बजट आवंटित नहीं हुआ। भाजपा ने आरोप लगाया कि मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते कर्नाटक सरकार ने यह कदम उठाया। वस्तुतः सरकारों का काम होना चाहिए वह तुष्टीकरण किसी समुदाय का ना करे, तुष्टीकरण का सबका हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। हाँ, लोक कल्याणकारी व्यवस्था के तहत यदि सरकार को आवश्यक लगे तो वंचित वर्ग की विधि सम्मत सहायता भी करें। जब संविधान में धर्म आधारित आरक्षण का निषेध किया गया, तो फिर जानबूझकर इसे सूचीबद्ध करके विधि सम्मत क्यों बनाया जा रहा है? सवाल यह है कि आखिर देश के कितने राज्यों में मुस्लिम आरक्षण दिया गया? मुस्लिम आरक्षण का भौगोलिक और जनसंख्यात्मक विस्तार होता ही जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में कितने प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था की गई, इसे भी जानना चाहिए। और देश में 9 राज्य
में मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था की गई। वर्तमान में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल कोर्ट में ने रद्द कर दिया ये बंगाल वाला। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में यह व्यवस्था है। केरल में शिक्षा में 8%, नौकरियों में 10% सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित हैं। वहीं तमिलनाडु में मुसलमानों को 3.5% आरक्षण दिया जाता है। पूर्व में भी कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण दिया गया था, जिसे भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिया था। अब कांग्रेस ने राज्य में सत्ता में आते ही दोबारा मुस्लिम आरक्षण को लागू किया। कर्नाटक में 32% ओबीसी कोटा के भीतर मुस्लिमों को 4% कोटा मिल रहा हुआ है। केरल में 30% ओबीसी कोटा में 12% मुस्लिम कोटा है। तमिलनाडु में पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 3.5% आरक्षण मिलता है। उत्तर प्रदेश में 27% ओबीसी कोटा के अंदर ही 28 मुस्लिम जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तेलंगाना में मुस्लिमों को ओबीसी श्रेणी में 4% आरक्षण है। आंध्र प्रदेश में ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम रिजर्वेशन का कोटा 7 से 10% तक है। इसके अलावा बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में जाति के आधार पर मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण में शामिल किया गया। मुस्लिम आरक्षण का इतिहास थोड़ा पीछे चलें तो सबसे पहले 1909 में पार्लियामेंटो अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। उस समय कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग से लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया। बाद में यह बढ़ता गया तो आगे चलकर भारत के विभाजन का मुख्य कारण बना। धर्म आधारित आरक्षण 1936 में केरल में भी लागू किया गया, जो उस समय तेवनकोर कोची राज्य था। साल 1952 में इसे 45% के साथ संप्रदायिक आरक्षण से बदल दिया गया। 35% आरक्षण ओबीसी को आवंटित किया गया था, और जिसमें मुस्लिम भी शामिल थे। साल 1956 में केरल के पुनर्गठन के बाद वाम दलों की सरकार ने आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 50% कर दिया, जिसमें ओबीसी के लिए आरक्षण, ये आप देखेंगे कि क्या, और आरक्षण 40% शामिल था। वस्तुतः राज्य स्तर पर मुस्लिमों की कई जातियों को ओबीसी लिस्ट में आरक्षण दिया जाता। इसके पीछे संविधान के कुछ अनुच्छेदों में छिपी अस्पष्ट भावना का सहारा लिया जाता। संविधान के अनुच्छेद आप देखते हैं कि 16(4) के मुताबिक यह राज्य को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 15(1) राज्य को नागरिकों के विरुद्ध धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। इसके अलावा अगर कोई दलित व्यक्ति हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम या ईसाई मत स्वीकार कर लेता तो आप देखते हैं कि क्या उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में संविधान के उस आदेश पर भी निर्णय होना बाकी है, जिसमें कहा गया था कि हिंदू, सिख और बौद्ध के दलितों के अलावा किसी और मत के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। आदेश में यह भी कहा गया था कि ईसाई और इस्लाम को आदेश से इसलिए बाहर रखा गया क्योंकि इन दोनों मतों में छुआछूत और जाति व्यवस्था नहीं है। यहाँ सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि तमाम विपक्षी दल देश के 9 राज्यों में ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था पर चुप्पी साधे हुए। ऐसे में कम से कम भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को चाहिए कि यदि पहले की सरकारों ने आरक्षण का प्रावधान कर दिया तो उसकी समीक्षा करके वैधानिक तरीके से मुस्लिम आरक्षण को समाप्त किया जाए, ताकि देश में संविधान की मूल भावना बनी रहे। आप लोग क्या सोचते हैं? बाकी आप लोग बताया करिएगा। महिला जनप्रतिनिधियों को मिले पर्याप्त सम्मान। ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों, विधानसभा तथा लोकसभा जहां भी महिलाएं प्रतिनिधित्व का दायित्व निभा रही हैं वहां भी आमतौर पर नामत की प्रतिनिधि बनकर रह गई हैं। दरअसल उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्षेत्र में अभी भी उनके पतियों का ही वर्चस्व है। सबसे खराब स्थिति सरपंच, पार्षद के पदों पर है। जब कोई सीट आरक्षित हो जाती है ना महिलाओं के लिए, तो वहां अपने घर की महिला को चुनाव लड़ा देते हैं, लेकिन पूरा देखरेख कौन करते हैं? वहां के पुरुष करते हैं। तो उसी की बात हो रही है। आमतौर पर इन पदों पर महिलाओं की स्थिति सरपंच पति और पार्षद पति की होकर रह गई। कहने का मतलब यह है कि कागजों में तो इन पदों पर महिलाएं हैं, लेकिन हकीकत में इन पर पति ही काबिज हैं। संभवतः यही कारण है कि देश के लोकतंत्र में महिला नेतृत्व को शक्ति देने के लिए हाल में केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति ने जो रिपोर्ट दी वह बताती है कि यह स्थिति कितनी जटिल है। यह स्थिति महज नकली जनप्रतिनिधित्व की ही नहीं, बल्कि स्त्री सशक्तिकरण में भी यह स्थिति बाधा बन रही है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पंचायती राज मंत्रालय ने 2023 के सितंबर में एक समिति बनाई। इसका काम था कि यह प्रधानपति जैसी कुप्रथा की जांच करेगी। 1 वर्ष से अधिक समय तक जांच के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, और जिसमें कहा गया है कि महिला जनप्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। रिपोर्ट की जो खास बात है वह यह है कि इसमें प्रशिक्षण के लिए मैनेजमेंट, आईआईटी जैसे दक्ष संस्थानों के साथ ही महिला विधायकों और सांसदों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। समिति ने जो अनेक सुझाव दिए उनमें प्रॉक्सी नेतृत्व के विषय में गोपनीय शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन, महिला निगरानी समिति बनाने और सत्यापित मामलों में अनुकरणीय दंड, महिला लोकपाल की नियुक्ति, कानूनी सलाह सहायता नेटवर्क के अतिरिक्त रियल टाइम कानूनी और शासन का मार्गदर्शन दिलवाने की बात है। देश के 2.63 लाख पंचायतों में
15 लाख महिला जनप्रतिनिधि हैं, अर्थात 46.6% महिलाओं के प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र में वह सशक्त होकर अभी भी निर्णय नहीं ले पा रही है। देश की राजनीति से ही सबक लिया जाए तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में वित्त मंत्री व देश की राष्ट्रपति समेत अन्य उच्च पदों पर महिलाएं पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। उनके निर्णय समाज को एक दिशा दे रहे हैं। ऐसी हालत में प्रधानपति, सरपंचपति को छाया से बाहर निकलने के लिए महिलाओं को स्वयं ही विरोध का स्वर ऊंचा करना होगा। कोई वजह नहीं है कि हर क्षेत्र में मातृशक्ति का प्रदर्शन करने वाली महिला पंचायतों को पुरुषों से कम गवर्न कर सके। एक अध्ययन में पाया गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, असम जैसे राज्यों में महिला प्रधान पंचायत जैसे संबंधित गतिविधियों में ज्यादा रुचि नहीं लेती हैं, जबकि आप देखें अरुणाचल प्रदेश, केरल जैसी कुछ राज्यों में महिला प्रधान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन गंभीरता से करती हैं थी। और यह भी ध्यान देने योग्य है कि पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों का नेतृत्व प्रतिभा को निखारने के लिए विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम भी शुरू किए गए। उदाहरण के तौर पर केरल में सरकारी स्तर पर कुटुंबश्री पहल संचालित की जा रही है, जिसके तहत स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया गया और महिला जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। महिला जनप्रतिनिधियों को शासनगत निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए दूसरे राज्यों को भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। विकासशील से विकसित होते राष्ट्र घर के कार्यों में पुरुषों से अधिक भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात को प्रमुखता से रखने की क्षमता, रेलगाड़ी, ट्रक चलाने जैसे भारी काम, आर्थिक क्षेत्र में निर्णय की बेहतरीन भागीदारी भी अब इशारा कर रही है कि समय आ गया है कि एकजुटता के साथ महिलाओं को पुरुष से संबंधियों के कार्य दखल से मुक्ति हेतु हर संभव कोशिश करनी होगी। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं? आप देखिए महिलाओं को जहाँ भी भागीदारी मिल रही है भैया, वहाँ वो बेहतर भी दिखा पा रही हैं। ये सब आप देखते हैं, मंदिर मस्जिद की बातें खूब हो रही हैं, विकास को गति और भ्रष्टाचार, छत्तीसगढ़ की बातें हो रही हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।